आज हमारा एक नया टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उसमें कृषि की जो स्थिति वो बहुत खराब थी। तो ऐसी स्थिति में भारत ने विकास करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की स्थिति को सुधार करने के लिए उसके ऊपर सर्वाधिक राशि व्यय की गई थी। ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद में भी जैसे उद्योग धंधे के साथ साथ में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन कृषि उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में तेजी से नहीं बढ़ पाया था। तो इस स्थिति में 1960 के दशक की जब बात की जाए, तो उत्पादन जो था वो कृषि उत्पादन वो एक तरह से क्या था, कम था। क्यों कम था? क्योंकि उत्पादन करने के लिए जो तकनीकी अपनाई जा रही थी वो एक तरह से परंपरागत तकनीक थी। सिंचाई के साधनों का अभाव था, इसलिए कृषि क्षेत्र में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई थी। तो इसी स्थिति में अगर हम देखते हैं, तो भारत में जो हरित क्रांति को अपनाया गया था, ठीक है, तो इसी स्थिति में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या होती, बहुत तेजी से बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ी थी। इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था, हरित क्रांति। ठीक है, अब हरित क्रांति होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि भारत में अगर हम देखते हैं, तो 1958 में जो गेहूं का उत्पादन था, ठीक है, 1958 में गेहूं का जो कुल उत्पादन था वो 50 लाख टन बढ़कर कितना हो गया था, 120 से 170, मतलब 50 लाख टन की जो वृद्धि हुई थी। तो इस स्थिति में जो अमेरिकी वैज्ञानिक है विलियम गोड, उसने इसको क्या नाम दिया था, हरित क्रांति। ठीक है, लेकिन भारत में वास्तविक रूप से जो हरित क्रांति है उसका प्रारंभ 1958 नहीं है। ठीक है, ये तो एक गेहूं का जो उत्पादन था वो एकदम बहुत अचानक अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ गया था। तो अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गोड ने इसको हरित क्रांति का नाम दे दिया था। ठीक है, लेकिन भारत में अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं, तो वास्तव में जो हरित क्रांति है वो 1960 के दशक में, या हम कह सकते हैं 1966 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है वो भारत में वास्तविक रूप से कब कब प्रारंभ हुई थी, 1966 में। ठीक है, और 1966 में जैसे जो खरीफ की फसल है, ठीक है, चावल, उससे भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, और उसमें भारत में जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी, और जो कृषि मंत्री थे, ठीक है, सी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इन्होंने कृषि विकास के लिए एक नई रणनीति अपनाने की बात कही थी। ठीक है, नई कृषि नीति अपनाने की बात कही थी। ठीक है, ताकि कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन क्षमता है, प्रति हेक्टेयर क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सके। अब उस समय की अगर हम बात करते हैं, तो जो मेक्सिको हैं, ठीक है, वहाँ के एक कृषि वैज्ञानिक है प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, उन्होंने उस समय अपनी प्रयोगशाला में गेहूं के उन्नत किस्म की खोज की थी। ठीक है, और उस गेहूं की उन्नत किस्म से जो उत्पादन क्षमता है गेहूं की, वो 200 से 250 गुना, मतलब कई गुना उत्पादन बढ़ा सकती थी। ठीक है, या जो वो बीज थे गेहूं के, उससे गेहूं की जो उत्पादन क्षमता है वो 200 गुना तक बढ़ गई थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत में भी इसका प्रयोग किया गया था। तो भारत की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में इसका जो प्रयोग है वो खरीफ फसल जो चावल है, और चावल की जो किस्में हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, टाइचुंग नेटिव, ठीक है, और कब अपनाया गया था, 1966 में। और उसके बाद में जो रबी की फसल है गेहूं, ठीक है, और उसकी जो किस्में हैं लरमा, रोजो 64A तथा सोनारा 64, ठीक है, इसमें इसको अपनाया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, और भारत में जो हरित क्रांति है, ठीक है, उसका प्रारंभ कब हुआ था, 1966 में। ठीक है, और सबसे पहले जो खरीफ की फसल है चावल, उस पर अपनाया गया था। चावल की कौन कौन सी किस्म, टाइचुंग नेटिव, ठीक है, और
रबी की जो फसल है, ठीक है, वो गेहूं की, उसको भी 1966 में अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन जो गेहूं की किस्में थी वो कौन सी थी? लरमा, रोजो 64A तथा सोनारा 64। अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो कृषि वैज्ञानिक हैं, ठीक है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है, भारत में जो कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। और अगर विश्व के लिए पूछा जाए तो प्रोफेसर बर्लोग। अब देखिए, जो कृषि वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन जी ने, इन्होंने क्या किया कि जो मैक्सिकन गेहूं थे उन बीजों में कुछ कमियां थी, तो उन बीजों की कमियों को दूर करके और गेहूं की एक नई किस्म खोज की थी, ठीक है। और कौन कौन सी किस्मों का खोज किया था इन्होंने? शरबती सोना और पूसा लरमा, ठीक है, इन्होंने विकसित की थी। इसलिए हम भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, ठीक है। और विश्व के संदर्भ में प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। और इनको जो 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो कृषि रणनीति है, ठीक है, इसको बीज उर्वरक क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रणनीति के अंतर्गत, ठीक है, इस नवीन कृषि नीति के अंतर्गत बीज जो है उच्च क्वालिटी वाले बीजों के प्रयोग और जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक, उनके प्रयोग के ऊपर जोर दिया गया था, ठीक है। और जो बीज थे वो कौन से थे? अच्छी क्वालिटी वाले, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? HYV, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी के जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया था। और उनके प्रयोग के फलस्वरूप ही क्या हुआ था? कृषि में आश्चर्यजनक परिणाम हुए थे। मतलब कृषि जो था, कृषि उत्पादन वो बहुत तेजी से बढ़ा था, ठीक है। मतलब हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था कि चाहे जो क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है, चाहे असिंचित क्षेत्र है, तो उन क्षेत्र के अंतर्गत अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं, ठीक है, HYV बीज जिनको कहा जाता है, उनको वहां पे बोया गया, ठीक है। और कृषि के अंतर्गत जो पारंपरिक कृषि थी उसके स्थान पर आधुनिक कृषि को प्रतिस्थापित किया गया था। और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कृषि उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसलिए क्या कहा जाता है? इसको हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था कि कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार हुए थे। उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा था, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति है, ठीक है, उसको हम 2 चरणों में अध्ययन कर सकते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहला हमारा है प्रथम चरण। तो जो प्रथम चरण है उसको 1960 का जो दशक है, ठीक है, 1960 के दशक के मध्य से लेकर हम 90 के दशक के मध्य तक कह सकते हैं। मतलब 1965 से लेकर 95 की जो अवधि है उसको हम प्रथम चरण कह सकते हैं, ठीक है। और इस चरण को क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण का चरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसलों के उत्पादन को ही जोड़ दिया गया था और इसका जो विस्तार था वो भी सीमित ही था, ठीक है। मतलब जैसे पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश हैं, इन्हीं राज्यों तक सीमित था और इन्हीं राज्यों में केवल गेहूं की जो उत्पादकता है उसमें तेजी से वृद्धि हुई थी, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण का चरण कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा है इसका द्वितीय चरण, ठीक है। तो 95 के बाद वाली जो अवधि है उसमें ये प्रारंभ हुआ था और इसमें 5 फसलों को शामिल किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी थी 5 फसलें? गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और मक्का, ठीक है। और पहले जो था वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहीं तक लागू था। लेकिन द्वितीय चरण में क्या किया गया था? इसे पूरे देश में लागू किया गया था, ठीक है। इसलिए द्वितीय चरण को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण चरण कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे पूरे देश में लागू किया गया था। और इस
चरण के अंतर्गत जो कृषि उत्पादकता है, चावल हैं, दालें हैं, ठीक है, या बाजरा है, ज्वार है, या मक्का है जिनको मोटे अनाज कहा जाता है, या जो खाद्य तेल का उत्पादन करने वाली फसलें हैं, उन फसलों के उत्पादन को जोड़ दिया गया था, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इस द्वितीय चरण के अंतर्गत जो हमारी सूखी खेती है, ठीक है, ड्राई फार्मिंग है, उसको बढ़ाने के प्रयास किए गए। क्षेत्रीय विषमता है उसको कम करने का प्रयास किया गया था। अर्थव्यवस्था में पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य किया गया था। और साथ में प्रयास किया गया था कि जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन बना रहे, ठीक है, मतलब उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाना साथ साथ में, ठीक है, लेकिन मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए। जो जैव उर्वरक हैं उनके प्रयोग के ऊपर जोर दिया गया था। जल प्रबंधन की जो नई नई तकनीक है उनके ऊपर जोर दिया गया था। तो ये सारा जो कार्य हुआ था वो द्वितीय चरण से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति एक तरह से क्या थी, नई कृषि रणनीति थी, जिसके अंतर्गत जो हमारी फसलें हैं उनकी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के बीज, HYV हाई यील्डिंग बीज जो होते हैं उनके प्रयोग के ऊपर जोर दिया गया था। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग के ऊपर जोर दिया गया था। अब हम देखते हैं हरित क्रांति की सफलता या इसकी उपलब्धियां, ठीक है। हरित क्रांति से अर्थव्यवस्था के ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रभाव है फसलों के कुल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है, ठीक है। हरित क्रांति जब 1966 में अपनाई गई थी तो इससे फसलों का जो उत्पादन है, गेहूं है, चावल हैं, दालें हैं, इन सब का जो उत्पादन है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन भी बढ़ा है और जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। अगर हम आंकड़े देखें तो 1965 में जो गेहूं का उत्पादन है वो कितना था, 1 करोड़ टन था, ठीक है। और 2013-14 तक ये बढ़कर कितना हो गया, 9 करोड़ 59 लाख टन हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस अवधि में गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक तेजी से बढ़ा है। और साथ में अगर हम देखते हैं तो 65 में गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता थी वो कितनी थी, 851 किलोग्राम, ठीक है, जो बढ़कर 2013-14 में कितनी हो गई, 3075 किलोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कृषि की उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। लगभग हम कह सकते हैं 3 से 4 गुना के मध्य। तो इस तरीके से गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक तेजी से बढ़ा, इसलिए इस क्रांति को हम गेहूं क्रांति भी कह सकते हैं। परिणाम